कि ये आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से मतलब पिछड़ा वर्ग को बर्बाद करने का काम करती है, वो उसको मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। देखिए, एक तो बीजेपी भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है ना, और इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मतलब गुलाम भले हैं पर हैं तो कैसे भी किसी करके वो जैसे भी, चाहे वो जातिगत तरीके से बिठालते हो चाहे जैसे भी करके, सबसे ज्यादा दरी चटाई झंडा उठाने का काम बीजेपी में करते हैं, उनकी ही नेतागिरी चल रही है। आप बताइए, इतना बड़ा मतलब उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई लेकिन जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं हुई। मतलब कितने पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है ये पूरे भारतवर्ष में बशर्ते बिहार में ये मुद्दा है और पूरा का पूरा जनगणना भी हो रही है, पर बीजेपी ने इस मुद्दे को बिल्कुल टच नहीं किया। एक तो ये हो गया। दूसरा, आरएसएस जो है उसमें मोहन भागवत जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं और जो समाज हजारों साल से प्रताड़ित रही है हम चाहते हैं कि उनको ऊपर उठाया जाए, ऐसे मतलब चीजें मैंने खुद सुनी उनके मुंह से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस ये क्यों नहीं बोलता है कि 76.9% सवर्ण बैठे हुए हैं, इनको रोक देना चाहिए। और जो अभी इस देश के अंदर आप देख रहे होंगे ओबीसी एसटीसी के साथ जिस तरीके से मतलब शोषण अत्याचार हो रहा है, जैसे कि जाति की जनगणना है, तो जब मोहन भागवत जी ने इतनी बड़ी बात की है, अगर सबके संवाद किया ही है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर क्यों बात नहीं रखी। तो ये जातिगत जनगणना से सारे लोग डरे हुए हैं। मतलब इनको ये तो कहने लगे, अभी तक ये मोहन भागवत जी ने ये कहा कि देखिए हमारे खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है और लोग हमारे खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, मतलब लोग कहते हैं कि आरएसएस आरक्षण के विरोध में है। पर आज मोहन भागवत जी ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं, हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं। इसका मतलब ये हुआ पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग वाकई जाग रहा है, जिसका डर है कि आरएसएस को कि अगर पिछड़ा वर्ग डर मतलब आ गया सामने तो कोई उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि सबसे बड़ा अगर जाति का जनगणना हो तो लगभग 65% पूरे देश के अंदर है। तो आरएसएस ने ये सफाई दी, बशर्ते मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि देखिए हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वो वर्ग आगे बढ़े जो मतलब प्रताड़ित हुए हैं। लेकिन आरएसएस ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा सिस्टम में बैठा हुआ है, वो भी इस तरीके से गलत मतलब सिस्टम को अप्लाई करके, मान लो उनका कलेक्टर है, उन्होंने कलेक्टर रहते हुए कि 2 4 6 10 लोगों को यहाँ वहां अपॉइंटमेंट कर दिया, ऐसे ही करते हैं। वो सवर्ण लोग करते, ब्राह्मण बढ़िया, आप हर दफ्तर में देखो, आप जहां देखो जहां ब्राह्मण मिलेगा आपको, जहां देखो जहां ब्राह्मण मिलेगा। ब्राह्मण कहेगा भैया तो हमारा विरोध करते, भाई हम विरोध नहीं कर रहे, तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं कि जहां देखो जहां आप ही हो। लोकतंत्र में सबको संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन जहां देखो जहां ब्राह्मण है। अब भी कह देते हैं ब्राह्मण लोग कि भैया हम तो अपनी योग्यता से हैं। अब तुम्हारा योग्यता कहां है भैया, जब कोलिजन सिस्टम से तुम्हारे लोगों को बैठाला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ वहां योग्यता कहां दिख रही है आपकी। अगर जब इनके पेपर कराए गए कोलिजन सिस्टम से, जो न्यायाधीश जो हैं इनका पेपर कराए गए, तो सारे के सारे फेल हो गए। आप विचार करिए, मतलब जितने भी लोग उसमें बैठे थे कोलिजन सिस्टम के जज, वो सारे के सारे फेल हो गए। मतलब आप देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं योग्यता, अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी आरक्षण की, तमाम प्रकार की चीजें। ईडब्ल्यूएस में वही ब्राह्मण ओबीसी एससी एसटी से कम अंक लेके नौकरी करेगा, समझ गया ना मेरी बात को, मतलब कलेक्टर ही बनेगा। और उसी आरक्षण से अगर ओबीसी एसटीसी के लोग बनते हैं तो ये तो कमजोर है, ये बुद्धिमान नहीं है, ये इससे देश का विनाश हो जाएगा, ये तो कमजोर व्यक्ति है। तो इस तमाम प्रकार की ऐसी बातें करके ये हमारे लोगों को कहते हैं। लेकिन वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ये विरोध नहीं करते हैं, कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जैसे ही इनसे कहोगे भैया आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ जाति खत्म करवा दो आप, तो ये कहते हैं कि नहीं भैया जाति खत्म नहीं हो सकती है, जाति से हमारा सम्मान है। मतलब जाति के कारण हमको कहा जाता है कि देखिए भैया ये ठाकुर साहब, ये बुंदेला जी, ये ब्राह्मण जी, ये पांडे जी, ये चतुर्वेदी जी, माना इनका जो सम्मान इसी में छिपा हुआ है, इसलिए ये जाति खत्म नहीं करना चाहते हैं। और हमको हमारी जो वर्ग है, चाहे ओबीसी एसटीसी के लोग हैं, उनकी जाति
क्योंकि वो अपने आप को कहते कि भैया हम तो पढ़े लिखे पहले से हैं, हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, हम बनिया जी हैं, हम तमाम प्रकार की बातें जो है। तो जातिगत जनगणना पर ना तो आर संघ की बैठक हुई उसमें बात हुई, और ना ही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें भी बात हुई नहीं। अब बात करते हैं अपन इस बात की कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को लेके कितना सजग है, ये आपको समझना होगा। जब चुनाव एमपी में होने वाले हैं, कम से कम 6 से 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और उन्होंने जातिगत जनगणना की बिल्कुल भी बात नहीं की। इसका मतलब यह है इस मुद्दे को टोटल दबाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, बशर्ते इसको ऊपर ना आए, उसके मतलब काम किया जाएगा उसके लिए। तो ये अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना का विषय नहीं आना चाहिए। अगर जातिगत जनगणना का विषय सामने आता है देश के, तो ये विषय इतना बड़ा है कि इसमें ये चल जाएगा पता कि 75 साल में जिनको सत्ता सौंपी गई और जिनके हाथ में हमारे गरीब पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के लोगों ने कहा कि ठीक है भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप चलाइए सत्ता, और इन्हीं लोगों ने सारी सत्ता को लूटा और इसी देश के मतलब इस देश में सारी संपत्ति को लूट के, सारे अधिकारों को लूट के, वसरते अब उन्होंने जो प्लान बनाया, क्योंकि अब क्या है OBC ST के लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो सवाल करने लगे। उन्होंने कहा भैया किसी ग्रंथ में हमारे खिलाफ गलत लिखा है तो उसको हटाया जाए, क्या बुराई है, होना भी चाहिए। अगर पढ़े लिखे अपन हो गए तो अपन को मालूम चला कि भैया 76.9% A क्लास और B क्लास की नौकरियां सवर्णों के पास हैं, उसमें 60% ब्राह्मण हैं। अब अगर सच्चाई है तो क्या बुराई है, इसमें बोलने में दिक्कत क्या है? मतलब लोगों को लगता है यार ऐसी किसी बात कर रहे, बताओ आप। पूरे देश के अंदर मीडिया जो है, जैसे मीडिया आप जानते हो कि मीडिया नेशनल मीडिया को जैसे देखा जाए तो ये जो है 99% सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और वनिया का है। अब आप बताइए ये मीडिया जब उनके घरों से चलता है तो वो EWS का तो सपोर्ट करेंगे, ये OBC आरक्षण का नहीं करेंगे, वो भाई जातिगत जनगणना का नहीं करेंगे ना, क्योंकि मीडिया उनका है जिनको इससे प्रॉब्लम होने वाली है, जिस समाज को इससे प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रॉब्लम का मतलब ये कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो फिर साहू समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, होसी को भी मिलेगा, दांगी को भी मिलेगा, और जो एक प्रकार का रूलर फैलाया जाता है कि यादव समाज या कुर्मी समाज या कुशवाहा समाज ज्यादा ले रहा है या लोधी ले रहा है या तमाम जो भी है, तो वो सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी कि आखिर वाकई कौन खा रहा। आप बताइए, कई ब्राह्मण समाज के लोग कमेंट में करते हैं भैया तुम आरक्षण लेते हो लेकिन यादव कुर्मी समाज तुम्हारा आरक्षण खा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि हम मतलब 76.9% प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरियां बैठे हैं, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम ये तुमको भिड़ाएगा पिछड़ा वर्ग के अंदर, लेकिन वो अपनी नहीं बताएगा कि आखिर हम रियलिटी में कितना कौन खा रहा है इस देश के अंदर। अब आप पूरे देश के अंदर अगर नौकरियां भी देखें तो मैं ऐसा मानता हूं, मैंने जो पढ़ा भी है कि रेलवे जो है, रेलवे में 27% आरक्षण लागू है, सेंट्रल की नौकरी है, लेकिन 7.5% सिर्फ नौकरी OBC को मिली है अभी तक। आप बैकलॉग आप छोड़ देख लीजिए कितना सारा बैकलॉग छोड़ दिया गया। इसके बाद नीति आयोग में अगर देखो तो सिर्फ OBC को 4.5% आरक्षण मिला हुआ है, जबकि 70% आरक्षण वहां लागू होना चाहिए। और नीति आयोग जो है एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, पूरे देश के जितने बड़े कर्मचारी होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब लागू करते हैं, ये सारे प्लान बनाते हैं, सारी सब कुछ करते हैं। लेकिन कहीं भी आप देखें तो OBC की स्थिति जो ऐसी है कि मतलब उसको कहीं भी अधिकार दिए ही नहीं गए। अब ये धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, मजहब के नाम पे लड़ाएंगे। अब ये क्या करते हैं, जब जैसे कि आपने देखा करणी सेना ने आंदोलन किया तो इनको किसी ने जातिवादी नहीं कहा, लेकिन वहीं अगर हम OBC महासभा के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से, जैस के माध्यम से अगर कोई आंदोलन करते हैं तो देखिए भैया ये जातिवादी लोग हैं, ये धर्म के खिलाफ। मतलब OBC समाज अगर कोई आंदोलन करे अपने हक अधिकारों के लिए तो वो साफ तौर पे ब्राह्मण बनिया ये कहते हैं कि देखिए भैया ये तो धर्म के खिलाफ है, ये हिंदू एकता को तोड़ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे साफ तौर पे बिल्कुल, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अगर करणी सेना के लोग, राजपूत लोग करते हैं तो इनको कोई धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, धर्म मतलब जुड़ रहा है वहां पे, उनका मतलब ये रहता है। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, अब जैसे कि अगर आदिवासी अगर करते हैं तो उनको नक्सलवादी घोषित कर देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जेल में डाल देते हैं, तमाम प्रकार की मुकदमे लगा देते हैं, OBC में भी लगा देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे SC, उनको भी बोलेंगे तो भैया ये तो बिल्कुल धर्म के विरोधी है, तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब ऐसा सिस्टम दिखाने का प्रयास करते हैं कि
मतलब जैसे कि पूरे देश की सारी व्यवस्था पलट दी गई है ना। हिंदू धर्म ऐसे खतरे में आ जाता है, जैसे ओबीसी वर्ग सड़कों पे आता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि अब इनका धर्म टोटल खत्म होने वाला है। मतलब उनको ऐसे लगने लगता है कि लोधी क्यों सड़कों पर उतर गया, ये तो जय सिया राम सुबह शाम उठ के ही लगाता था, पर अब कैसे मतलब सड़कों पे आ गया। पर ये नहीं कभी सोचा इन लोगों ने कि आप जय सिया राम तो कहलवा रहे हो, बार बार कह रहे हैं, लेकिन कभी इनके हक अधिकारों की भी बात की जाती। जय सिया राम का नारा लगा के इनके हक अधिकारों की बात भी की जाती कि भैया जय सिया राम के नारे के साथ चाहते हैं कि कम से कम जनगणना हो जाए। ये कभी नहीं आप बोलोगे, क्यों? मतलब वो लोग नहीं बोलेंगे उनको, क्योंकि लगता है ऐसा कि अगर पिछड़ा वर्ग आ गया अपने पे तो इस देश की सत्ता को बदलने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। और जातिगत जनगणना इसीलिए रोकी जा रही है 70 साल से, मतलब सॉरी 1931-32 में हुई थी और तब से अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसका मतलब है कि 90 साल के लगभग हो गया। अब आप विचार करिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि अपन घर पे अगर शादी करें तो ये पता करते हैं कि भैया कितने लोग आएंगे, कितने चाय की गिलास बुलवाने हैं, तो उसमें भी अपन काउंटेशन करते हैं कि भैया कितने लोग आएंगे तब अपन बुलाएंगे, कितना खाना बनवाना है, कितना क्या करना है, तो उसके लिए अपन को संख्या की जरूरत पड़ती है कि कितने लोग आएंगे। तो जब देश के अंदर हर व्यवस्था में संख्या काउंट करने का है और तभी जाके इस देश की व्यवस्था को बनाया जा सकता है। घर परिवार में भी आपने देखा होगा, आप बजट तो बनाते हैं ना, बजट जैसे घर बनाना है, एक कमरा बनाना है, 2 कमरा बनाना है, तो बजट बनता है, एक अमाउंट तैयार किया जाता है कि यार इतने का बनेगा। तो फिर हम जब किसी अपने देश के अंदर व्यवस्था लागू कर रहे हैं कोई भी चीज, तो पिछड़ा वर्ग को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? पिछड़ा वर्ग की जनगणना होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की जनगणना अगर होती है तो कटौती ब्राह्मण के जो षड्यंत्र से जो बैठ गए हैं, हिस्सेदारी जो लेके बैठे हैं, कई विधायक बन गए जहां से उनका कोई संख्या ही नहीं है, 3000 वोट है, 2000 वोट है, कई ब्राह्मण बनियों की भी 1-2 हजार वोट है। इसके बाद भी कुशवाहा रहता है, लोधी रहता है, यादव रहता है, कुर्मी रहते हैं, मतलब वहां पे अन्य ओबीसी वर्ग जितनी भी है रहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब विधायक नहीं बनाता। जैसे सोनी समाज है, अब सोनी समाज को बताओ कभी कोई टिकट देने का प्रयास करेगा? जबकि सोनी समाज हर जिले के अंदर कम से कम 10-15-20 हजार, हर विधानसभा 20 हजार, 15-20 हजार वोट होगी। वहीं आप देखें कि 5 हजार का ब्राह्मण बन जाएगा विधायक, लेकिन वही 20 हजार संख्या वाला सोनी नहीं बन पाता है, ताम्रकार नहीं बन पाता है। तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जो समाज है, ताम्रकार समाज हो गई, सोनी समाज हो गई, दांगी समाज हो गई, ऐसी कुछ समाजें हैं जो ब्राह्मण बात को सपोर्ट करती है। उनको लगता है कोई बात नहीं, हम छोटे थोड़े से तो छोटे हैं इनसे, और सबसे ज्यादा अगर शोषण होने वाला है तो इस सोनी समाज का, ताम्रकार इन्हीं लोगों का होने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके जो इनके धंधे थे, इन पे सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने की है तो ये ब्राह्मणवाद ने की है। बड़े बड़े मॉल बना के बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा करके अदानी अंबानी ने टोटल मतलब खत्म ही कर दिया इन लोगों को, लेकिन फिर भी ये झंडा वहीं उठाएंगे और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और मैं तो ये बताने का प्रयास करता हूं, ये कम से कम इन लोगों को पता चले कि सोनी समाज हो गया, ताम्रकार समाज हो गया, इनके धंधे चौपट हो गए। इनके जो सोनी का जो धंधा था वो भी खत्म हो गया, सारा का सारा मॉल में चला गया, बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए, उनमें सब बिकने लगा है, इनको दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा और भी ओबीसी वर्ग में ऐसी कुछ समाजें हैं जो जैसे कि गोस्वामी लिखते हैं, जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, इनके भी धंधे चौपट हो गए, अब इनका उनको कोई नहीं पूछता है। झा भी जो है, जो विश्वकर्मा लिखते हैं, ये लोगों का भी धंधा चौपट हो गया, कोई नहीं पूछता अब। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए और पूरे देश के आंकड़े निकल के आ जाए कि मध्य प्रदेश है, मान लो अब मध्य प्रदेश में यादव की कितनी संख्या है, अगर मान लो यादव की संख्या आ गई कि 9% है, 10% है, 11% है, कितनी भी है, तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि विधानसभा में 200 सीट है, 230 सीट है मध्य प्रदेश में, तो 10% संख्या है। तो दोनों पार्टियां और जितनी भी पार्टियां हो इस देश के अंदर अगर यहां चुनाव लड़ती हैं तो उनको इतने टिकट तो इन लोगों को देने ही पड़ेंगे। जैसे मान लो सोनी समाज का ही है तो उसको इतनी इसकी संख्या है तो इतने इसको देना पड़ेंगे। तो ये क्या होगा इससे कि इनके प्रतिनिधित्व जो होता है उसका कोई मतलब हनन नहीं होगा, इसका हनन नहीं हो पाएगा। जिससे कि हनन अगर नहीं होगा तो वो समाजें अपने समाज को बढ़ाने के लिए, जब उसका नेता होगा और उसके लोग होंगे तो वो उसको समाज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अपनी बात रखने का। अब आप देखिए एक बात और, जैसे मान लो कैबिनेट बैठक होती है, अब आप समझना, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक हुई, जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली की बैठक होने के बाद शिवराज जी ने बैठक ली। अब आप विचार करिए कैबिनेट में कौन ओबीसी के लोग थे?
अगर कैबिनेट में आप देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा, इसके बाद आप देखेंगे गोपाल भार्गव, इसके बाद मतलब सिसोदिया जी काफी ठाकुर हो गए, काफी मतलब ऐसे कोई जैन भी है। मतलब ऐसे मैं कहने का मतलब ये कि जो समाज, जैसे कि आप लोधी समाज है, आप लोग गलत मत समझना कि मैं लोधी इसलिए बोल रहा हूं, या कुशवाहा समाज है, जिस समाज की, जैसे कुशवाहा समाज है 10% की संख्या है मान लो, आप सोचिए कि उस कैबिनेट में व्यक्ति नहीं था जहां निर्णय लिया जाना है। लोधी समाज है, कोई है ही नहीं कैबिनेट का मंत्री उनका, उनके बारे में मतलब उनकी संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वो पिछड़ा वर्ग में आती है, तो फिर भी उनकी कोई बात नहीं करेगा। अब आप देखिए जो जैसे कुर्मी समाज हो गया, मतलब उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। जो बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में निवासरत संख्या है, उनको भी कैबिनेट में कोई निर्णय लेने के लिए नहीं बैठालता है। अब बताइए, ये लोकतंत्र है मध्य प्रदेश का कि जहां पर इन समाजों की संख्या बहुत बड़े स्तर पे है, और ये सब कहते हैं, हम भी नहीं कहते, पार्टियां भी कहती हैं, लेकिन उन्हीं के लोग जब कैबिनेट की निर्णय में नहीं होते हैं तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोकतंत्र चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। दूसरी बात, आने वाले समय में अभी हम लोग भीम आर्मी और जैस ओबीसी महासभा पहले एक बार बैठक करेंगे, सारे लोग बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे कि संयुक्त रूप से इस प्रकार के मुद्दे पर आंदोलन होगा 12 तारीख का। क्योंकि हम देखिए नहीं चाहते हैं किसी भी कंडीशन में कि हमारे बीच कोई विरोधाभास तैयार हो किसी भी संगठन में या किसी भी, हम चाहते हैं कि संयुक्त रूप से मुद्दों के साथ आंदोलन हो। जो 12 तारीख का जो फरवरी है, हम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगी सबकी। मतलब भीम आर्मी ये ना सोचे कि सिर्फ हम ही सब कुछ कर लेंगे, या ओबीसी महासभा ना सोच ले कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, या जैस ना सोच ले कि हम ही सब कुछ कर लेंगे। सबको एक साथ मिलकर करना होगा, नहीं तो ये रियलिटी है कि आप मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो कम से कम ये हो गया कि यही तो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है कि आप अलग अलग आंदोलन करके चले जाओ और बस फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक नहीं हो तो तुम एकता स्थापित कैसे करोगे। तो हमने भीम आर्मी वालों से संपर्क किया है, जैस वालों से भी किया है, जैस वाले तैयार हैं, भीम आर्मी वाले लोग जो हैं थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग में पता नहीं कौन सा उनको घमंड टाइप का आ रहा है कि मेरे 2-3 बार कहने के बाद भी अभी तक वो कोई बैठक नहीं करने वाले। बुरा नहीं लगना चाहिए, हम आंदोलन चाहते हैं बहुत बड़ा, और अगर ये सोच के बैठे हो कि हम अकेले कर लेंगे तो अकेले अभी तक कर नहीं पाए हैं कोई भी। ओबीसी महासभा ने भी सबका ही साथ लिया है, और सबका साथ लेना पड़ेगा, सभी की बात मानना पड़ेगी। मुद्दा जातिगत जनगणना पर होगा ये आंदोलन, और इसीलिए मैं पुनः बोल रहा हूं कि अपनी इसमें नहीं रहना है किसी को भी कि हम कर लेंगे आंदोलन और अलग से हम पार्टियों को दिखा दें या किसी सिस्टम को दिखा दें कि देखो भैया हम तो संख्या इकट्ठी कर लेते हैं। संख्या कौन सी बड़ी बात है, संख्या तो सबको इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मुद्दे कितने तुम्हारे मजबूत हैं। और वहां पे वो लोग जो पिछड़ा वर्ग, देखो मेन लड़ाई है पिछड़ा वर्ग की। SC ST तो जागा हुआ है, उनको मालूम है, उनको अधिकार भी सुनिश्चित है, कोई बड़ी बात नहीं। जो कटौती है उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि आरक्षण बचाओ, ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ एवं जातिगत जनगणना कराओ। इस स्लोगन पे ही हम आंदोलन 12 फरवरी का चाहते हैं, और इसी स्लोगन के साथ हम ये कहते हैं कि SC और ST के संवैधानिक अधिकारों का कोठा मतलब को ना तोड़ने का प्रयास किया जाए और उनको अच्छे मजबूत करने का प्रयास किया जाए। उसी तर्ज पे ओबीसी एक्ट भी बनाया जाए, ताकि ओबीसी समाज के जो प्रताड़ना होती है, ओबीसी एक्ट बन जाने पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि जैसा कि ST के पास है ऐसा हमारे पास भी रहेगा। तो हमें अपनी लड़ाई लड़ना है, हमें किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। तो अभी हम लोग बैठक के लिए बात मैं कर रहा हूं, मेरी काफी लोगों से बात हुई है। तो जैस भीम आर्मी ओबीसी महासभा और सभी लोग मिलकर एक बैठक करेंगे, इसके बाद एजेंडा डिसाइड होके और इसके बाद हम आंदोलन की बड़े स्तर पर तैयारी करेंगे। तैयारी करते रहिए 12 फरवरी की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुद्दे पे हमारी डिस्कस सही से नहीं हो पाता है तो ये मान लीजिए कि सही आंदोलन नहीं होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने चाहे सुनील बैरसिया हो चाहे सुनील अस्ते हो, दोनों लोगों से बात करने का प्रयास किया। दोनों लोगों ने जिस तरीके का अभी तक जो अपना एजेंडा समझ में मुझे लगा कि ये लोग शायद अपने आप में या गुरूर में है कहीं ना कहीं, कि मतलब हम बहुत बड़े वो हो गए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हमने और प्रयास किए थोड़ा ऊपर उठ के बात करने का। तो अभी बात हमारी चल रही है, माननीय चंद्रशेखर जी से भी बात हो रही है और हमारे ऑनलाइन पदाधिकारी जो हैं उसमें उनसे ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 13 फरवरी का आंदोलन हो और सफल ना हो।
सफल हो, सभी लोग मिलके करें। आप ये नहीं कि मैं दिख जाऊं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है। अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाए हम लोग, ठीक है ना। और अगर उखाड़ना है कुछ तो हमें एक होना पड़ेगा और एकता के साथ आगे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं। ना ओबीसी महासभा कुछ कर सकती है, ना जैस कर सकता, ना भीम आर्मी कर सकती है, जब तक कि ये तीनों एक नहीं होंगे। और तीनों को एक ना होने के लिए ही पूरा का पूरा प्लान बीजेपी कर रही है। हो सकता है कई स्तर पे सपोर्ट भी करती हो इस प्रकार के लोगों को, लेकिन मैं वही कहूंगा कि आप गलती ना करें, एकता के साथ बढ़ें। इसके लिए मीटिंग का हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग सोशल मीडिया पे अब जो पाखंडी लोग हैं वो तो अपने आप ही, जब हमारे लोग समझदार हो जाएंगे तो जरूर सही हो जाएंगे। लेकिन अब जातिगत जनगणना के विषय को ज्यादातर उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पे कम से कम एक बार पोस्ट जातिगत जनगणना को लेकर करना चाहिए। कोलेजन सिस्टम बंद खत्म करो को लेकर करना चाहिए। ये कोलेजन सिस्टम भी बहुत हरामी चीज है इस देश के लिए, क्योंकि अगर जब तक ये रहेगा तब तक हमारा शोषण अत्याचार होता रहेगा। हम कितना भी अच्छे हों, हमने बिल्कुल कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन जब भी आपके ऊपर केस हो जाएगा तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाओगे तो वही लोग बैठे हैं 99%, फिर तो उनको पता ही है कि चलाते रहो इस व्यक्ति को, क्या दिक्कत है। कि तो एक लड़की जब तक बिक ना जाए ओबीसी वर्ग के व्यक्ति की, तब तक तो छोड़ते नहीं है वो लोग, चाहे वो तुम बिल्कुल ना कुछ किए हो। तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का काम चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बैठकों के बाद भी जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें बड़े स्तर का आंदोलन करना पड़ेगा, और जिससे कि ऐसा नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ेगा, आंदोलन से फर्क पड़ेगा। और फर्क नहीं, इनको जातिगत जनगणना भी करानी पड़ेगी, जैसा कि बिहार में हो रही है। बिहार की चर्चा पूरे देश में लाना पड़ेगी, राष्ट्रीय मीडिया में लाना पड़ेगा, डेली हमें व्हाट्सएप ग्रुपों में सब में चलाना पड़ेगा। जातिगत जनगणना करो, इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या इसमें अच्छाई है, सारी चीजें बताना पड़ेंगे समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।